चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वैल्यूएशन अंडर कस्टम। सर इसका क्विक लिंकिंग दीजिए बाबा, लिंकिंग ले लीजिए एवरीवन ओवर हियर। सर जब भी आप गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो आपको देना होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इंटू रेट ऑफ ड्यूटी इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, मतलब हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। सर रेट ऑफ ड्यूटी कौन से डेट का लगेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन से डेट का लगेगा। चलिए शुरू करते हैं वैल्यूएशन अंडर कस्टम। सर यूएस से अगर गुड्स आ रहा है तो यूएस के पोर्ट को बेसिकली बोला जाएगा पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, और यूएस बन गया प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। इंडियन पोर्ट को बना जाएगा पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन और इंडिया बन गया प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। जो यूएस के पर्सन है जो गुड्स आपको भेज रहे हैं उनकी फैक्ट्री के बाहर अगर वो बोलते हैं कि हम डिलीवरी देंगे तो उस प्राइस को हम बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस में इंक्लूड होता है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट और उसको बोला जाता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। सर उसके बाद जब गुड्स पोर्ट पे लाके उसने शिप के बाजू में रख दी है, अगर आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप शिप के बाजू में गुड्स को लाके रख दीजिएगा तो उसको बोलते हैं फ्री अलोंग साइड शिप। मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस के साथ ये जो कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो सारे आप अगर ऐड कर दोगे तो सर वो बन जाएगा फ्री अलोंग साइड शिप। सर उसके बाद आप गुड्स को उठा के शिप में डालोगे, उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह दोगे, अगर उसको भी ऐड कर दिया तो उसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है, फ्री अलोंग साइड के साथ आपको ऐड करना है लोडिंग चार्जेस एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो बन गया फ्री अलोंग साइड शिप। द फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड, फ्री अलोंग साइड शिप प्लस लोडिंग प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी बनेगा फ्री ऑन बोर्ड। सर वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंश्योरेंस कॉस्ट है उसको ऐड करेंगे तो बनेगा कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF। CIF क्या होता है, FOB के साथ ऐड कर देना इंश्योरेंस एंड फ्रेट। एंड बाबा CIF वैल्यू जब तक पोर्ट शिप तक है, जब तक शिप पोर्ट को हिट नहीं करता है तब तक सारे कॉस्ट आपको इंक्लूड करने होते हैं जब आप CIF फाइंड आउट करते हो। सर एक बात बताइए, अगर मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं तो कौन सा वैल्यू लेना है, हमेशा CIF वैल्यू लेना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर यहां पे कोई अनलोडिंग चार्जेस, सर इधर से कोई लोड करके आप घर लेके जा रहे हो, पोर्ट ड्यूज वगैरह दे रहे हो, या आईसीडी में ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हो, आईसीडी से आप क्लियर कराओगे, इंडिया में जो भी खर्चे होते हैं वो कभी भी CIF में इंक्लूड नहीं होते हैं। इंडियन पोर्ट तक हिट होने तक जो भी खर्चे हुए हैं वो इंक्लूड होंगे, उसके बाद के कोई भी खर्चे इंक्लूड नहीं होते। इस बैकग्राउंड के साथ वैल्यूएशन चालू करते हैं। वैल्यूएशन अंडर सेक्शन नंबर 14 पढ़ाया जाता है अंडर कस्टम। कस्टम में सेक्शन नंबर 14 वैल्यूएशन की बात करता है। सेक्शन नंबर 14 हैज टू बी रेड विद कस्टम वैल्यूएशन रूल। कस्टम में जो इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल है उसको साथ में पढ़ना होता है, मैं साथ में रिवीजन कराऊंगा। चलिए सर वैल्यूएशन में अब बोला जा रहा है कि आपका जो वैल्यू होगा वो असेसेबल वैल्यू होगा, असेसेबल वैल्यू पे ही आपको ड्यूटी देना है। सर असेसेबल वैल्यू क्या होता है, सेक्शन नंबर 14(1) बोलता है असेसेबल वैल्यू इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, 14(2) बोलता है असेसेबल वैल्यू इज द टैरिफ वैल्यू। अगर मैंने कुछ गुड्स मंगाए हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने वैल्यू फिक्स कर दिया है तो सर उसको हम बोलते हैं असेसेबल वैल्यू। उसके लिए आपको असेसेबल वैल्यू जो टैरिफ वैल्यू गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वही लेना पड़ेगा। लेकिन सर अगर गवर्नमेंट ने टैरिफ वैल्यू फिक्स नहीं किया है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड वैल्यू इज ऑलवेज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस द प्राइस व्हिच इज पेड और पेएबल, मतलब जो आपने पैसा दे दिया या जो आप देने वाले हो। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब CIF वैल्यू लेना पड़ेगा। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इंडिया है, इंडिया पोर्ट में जब हिट होता है, इंडियन पोर्ट को हिट होता है तब तक का जो भी कॉस्ट है सारा लेना पड़ेगा। एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी ले पाओगे जब बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं है, एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्राइस पेड और पेएबल व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं है, एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। ठीक है सर, अगर सारे पॉइंट मीट हो गए हैं तो रूल नंबर 11 बोलता है, रूल नंबर 11 ऑफ द वैल्यूएशन रूल बोलता है, इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल, कि सर अब आप एक डिक्लेरेशन दीजिएगा, इंपोर्टर या उसका एजेंट एक डिक्लेरेशन देगा रिगार्डिंग द ट्रूथ फुल एंड एक्यूरेट वैल्यू, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो डिक्लेयर कर दीजिए। उसके बाद रूल नंबर 12 बोलता है अब ऑफिसर करेगा
ऑफिसर करेगा आपका एसेबल वैल्यू, जो आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू बताया उसको देखेगा। अगर ऑफिसर को कोई डाउट हुआ रिगार्डिंग द ट्रूथ एंड एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू डिक्लेयर्ड, तो ऑफिसर आपको बोलेगा कि सर ही विल आस्क द इंपोर्टर अबाउट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, एविडेंसेस आफ्टर रिसीविंग, और उसको रिसीव करने के बाद या फिर आपने अगर कुछ बताया ही नहीं तो ऑफिसर बोलेगा, अगर मेरे उसको डाउट नहीं है तो बोलेगा ठीक है ट्रांजैक्शन वैल्यू अडॉप्ट कर लेते हैं एज एसेबल वैल्यू, लेकिन अगर उसको स्टिल डाउट है तो रिजेक्ट कर देगा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू को। आप अगर बोलते हो तो आपको इंटीमेट करेगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, उसको इंटीमेट करेगा ग्राउंड फॉर रिजेक्शन एंड फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देते हुए ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट करके रीअसेसमेंट कर देगा वैल्यूएशन रूल लगाते हुए। ठीक है सर। सर समझ लीजिए ऑफिसर को कोई डाउट नहीं हुआ तो बोला है आपको देखना है रूल नंबर 3 सब रूल 2 में 4 कंडीशन लिखे हुए हैं, क्या आप वो 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे हो? सर ये 4 कंडीशन क्या है? रूल नंबर 3 सब रूल 2 के 4 कंडीशन है, वो अगर आपने फुलफिल कर दिया तो बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू ही एक्सेसिबल वैल्यू बन जाएगा। ये 4 कंडीशन क्या है? नो रेस्ट्रिक्शन एज टू द डिस्पोजिशन और यूज ऑफ द गुड्स बाय द बायर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर गोपाल रेस्ट्रिक्शन है तो चलेगा। जी फॉर ज्योग्राफिकल एरिया वाइज कोई रेस्ट्रिक्शन अगर दिया हुआ है तो चलेगा। अदर रेस्ट्रिक्शन विच डू नॉट इंपैक्ट द प्राइस तो भी चलेगा। सर पीए पब्लिक अथॉरिटी का अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो भी चलेगा। लॉ का अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है जो सेलर ने आपको बोला है तो सर वो भी चलेगा, क्योंकि लीगल रेस्ट्रिक्शन इज ओके। अदर देन दैट अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है जो प्राइस को इंपैक्ट कर रही है तो बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद बोला है सेल इज नॉट सब्जेक्ट टू ए कंडीशन बिकॉज ऑफ विच प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए सेल में। ठीक है सर। अगर कंडीशन है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वैल्यूएशन रूल लगाना पड़ेगा। सर नो सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड टू अक्रू टू द सेलर, अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड दे रहे हो तो बाबा सीआईएफ में ऐड कर देना, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड आइडेंटिफाइबल नहीं है फॉर विच एडजस्टमेंट कैन नॉट बी मेड तो बाबा ऑफिसर लगाएगा वैल्यूएशन रूल। एंड बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड, अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है तो बाबा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन सर अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है तो भी, अगर रूल नंबर 3 सब रूल 3 बोलता है अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है फिर भी बायर जो है इंपोर्टर जो है वो जाके प्रूव कर देता है कि रिलेशनशिप के कारण प्राइस इंपैक्ट नहीं हुआ है, और वो डेमोन्स्ट्रेट कर देता है ऑफिसर को कि सर देखिए जो मेरा प्राइस है वो क्लोजली, अगर आप रूल नंबर 3 रूल नंबर 4 5 7 एंड 8 लगाओगे तो भी उतना ही आएगा। तो इस केस में ऑफिसर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आपने प्रूव कर दिया है तो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही एक्सेसिबल वैल्यू मान लिया जाएगा। लेकिन सर ये रिलेटेड पर्सन कौन होता है? याद रखिएगा रिलेटेड पर्सन जो जीएसटी में पढ़ा था वही रिलेटेड पर्सन है। एज फॉर शेयर्स ग्रेटर देन 25% इन बोथ ऑफ देम था, यहां याद रखिएगा शेयर्स ग्रेटर देन 5%, शेयर्स 5% और अबव का बात किया है। ठीक है एवरीवन, वहां 25% एंड अबव का बात किया था, यहां 5% बोला है। सी फॉर कंट्रोल, ओ फॉर ऑफिसर और डायरेक्टर, पी फॉर पार्टनर, ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, फैमिली बोला है। उसके बाद सोल एजेंट भी रिलेटेड होगा, लेकिन ओनली इफ सोल एजेंट इज फॉलिंग इन फैमिली एंड स्कोप तो सोल एजेंट को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, अदरवाइज सोल एजेंट अंडर कस्टम इज नॉट ए रिलेटेड पर्सन। सर समझ लीजिए चारों कंडीशन में कोई भी कंडीशन फेल हो गया तो उन्होंने बोला है रूल 3-4 बोलेगा। रूल नंबर 3 सब रूल 4 बोलता है इफ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर 3-1, मतलब आपने 3-2 के कंडीशन रिवील कर दी है तो बेटा अब आ जाओ वैल्यूएशन रूल में। वैल्यूएशन रूल में पहला वैल्यूएशन रूल है सर आपको लगाना पड़ेगा एक्सेसिबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू ले लीजिए। सर आइडेंटिकल गुड्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल गुड्स इंपोर्टेड गुड्स होते हैं विच आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंसेस चलेगा लेकिन इट शुड बी आइडेंटिकल सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री, और सर डिफरेंट अगर प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री एंड सेम प्रोड्यूसर होना चाहिए, सेम प्रोड्यूसर नहीं है तो डिफरेंट प्रोड्यूसर का भी आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू ले सकते हो। लेकिन इधर याद रखिएगा वो गुड्स आइडेंटिकल गुड्स कभी नहीं बनेंगे जिनका डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इंडिया में अंडरटेकन था और उसको आपने सप्लाई किया था टू द मैन्युफैक्चरर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद इन्होंने बोला है इंपोर्टेड इनटू इंडिया
सर आपको आइडेंटिकल गुड्स कौन से लेने हैं? विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया एट और अबाउट द सेम टाइम। वैल्यूएशन 2021 में कर रहे हो। आइडेंटिकल गुड्स 10 साल के पहले का आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू नहीं ले सकते, एट और अबाउट द सेम टाइम का वैल्यू लेना पड़ेगा। सेम कमर्शियल लेवल लीजिएगा, सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो डिफरेंट क्वांटिटी या कमर्शियल लेवल भी चलेगा, लेकिन उसको आप एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक है सर, एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद बोला है रूल नंबर 4, सब रूल 2 बोलता है कि सर अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, जो आइडेंटिकल गुड्स लिए थे और आपके गुड्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अगर है इन फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो उसका भी एडजस्टमेंट कीजिएगा। फ्रेट एंड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट भी कीजिएगा। अगर मोर देन 1 आइडेंटिकल गुड्स मिले हैं तो सर लोवेस्ट को असेबल वैल्यू माना जाएगा। ठीक है सर। अगर सर आइडेंटिकल गुड्स नहीं मिले तो बेटा सिमिलर गुड्स का वैल्यू अडॉप्ट कर लिया जाएगा आपके गुड्स के वैल्यूएशन के लिए। सर सिमिलर गुड्स क्या होते हैं? एवरीथिंग इज सेम। आपको इतना याद रखना है, सिमिलर गुड्स मतलब इंपोर्टेड गुड्स होता है। नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट बट दे हैव लाइक कैरेक्टरिस्टिक, लाइक कंपोनेंट और मटेरियल enabling them to perform the same function and commercially interchangeable product है। मतलब सब कुछ सेम है, यूज भी सेम है, बस हो सकता है एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, तो इसीलिए उसको सिमिलर बोला जा रहा है। सर उसके बाद बाकी पॉइंट सेम है। इट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री। देखिए बाकी पॉइंट सेम है, प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री, सेम पर्सन या डिफरेंट पर्सन भी चलेगा, लेकिन सिमिलर गुड्स, वो सिमिलर गुड्स का वैल्यू नहीं लिया जाएगा जो गुड्स के रिलेटेड आपने डिजाइन इन इंजीनियरिंग इंडिया में करा के फ्री में या एट रिड्यूस कॉस्ट उसको सप्लाई किया था एक्सपोर्टर को। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उस सिमिलर गुड्स को जिसके लिए डिजाइन इन इंजीनियरिंग इंडिया में करा के दिया गया है, उस सिमिलर गुड्स का वैल्यू अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। अदरवाइज अगर लाइक कैरेक्टरिस्टिक है और सेम इन ऑल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, सेम कंट्री एंड सेम पर्सन या डिफरेंट पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है उस कंट्री का, तो उसको सिमिलर गुड्स के वैल्यू लेके उसको अपने गुड्स के वैल्यू में लगा दिया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद बाकी पॉइंट सारे सेम हैं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम। सेम कमर्शियल लेवल का लेना सिमिलर गुड्स का वैल्यू, सेम कमर्शियल लेवल नहीं है तो डिफरेंट कमर्शियल लेवल का लेके एडजस्टमेंट कर देना। सर फ्रेट एंड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट भी करना। उसके बाद बोला है मोर देन 1 अगर सिमिलर गुड्स का वैल्यू मिल गया तो लोवेस्ट इज टू बी अडॉप्टेड। रूल नंबर 6 आता है। रूल नंबर 6 ज्ञान देता है, बोलता है 3, 4, 5 अगर नहीं लगा तो बेटा रूल नंबर 6 बोलता है 7 एंड 8 लगा देना। लेकिन अगर आप चाहो इंपोर्टर रिक्वेस्ट कर सकता है और ऑफिसर उसको 8 लगाने दे सकता है बिफोर अप्लाइंग 7। यू तो सीक्वेंशियली जाना है, लेकिन 8 कैन बी अप्लाइड बिफोर 7 अगर ऑफिसर अलाउ करे तो। रूल नंबर 7 बोलता है डिडक्टिव वैल्यू मतलब इंडिया रीसेल प्राइस का, उससे आप सारे इंडिया वाले खर्चे माइनस कीजिएगा, कस्टम ड्यूटी वगैरह माइनस करके पोर्ट के प्राइस पे आ जाइएगा। वही बोला है मैंने, रीसेल यूनिट प्राइस देना ऑफ इंपोर्टेड आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स इन ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी जो बिका है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, उससे इंडिया का जो कमीशन, प्रॉफिट, जनरल एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देना। इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस वगैरह है, कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो माइनस करते हुए असेबल वैल्यू पे पहुंच जाना। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। इफ रीसेल प्राइस एट और अबाउट द सेम टाइम अवेलेबल ही नहीं है, रीसेल प्राइस इंडिया का अवेलेबल नहीं है, कैसे कैलकुलेट करूं? तो वो बोल रहे हैं यूनिट प्राइस एट द अर्लीस्ट डेट में जब अवेलेबल हो जाएगा तब असेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आफ्टर द इंपोर्ट बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। उसके बाद बोला गया है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बोलता है असेबल वैल्यू इज कंप्यूटेड वैल्यू। असेबल वैल्यू इज कंप्यूटेड वैल्यू मतलब उसका कॉस्ट लीजिएगा, उसका प्रॉफिट लीजिएगा। सर वहां के यूएस पोर्ट या जहां से आ रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग कॉस्ट लेते हुए, ऑन द वे का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस लेते हुए इंडियन कॉस्ट पे पहुंच जाना। वही बोला है कंप्यूट कर लेना कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स वगैरह ऐड करते हुए सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो ऑन द वे का अंडर रूल नंबर 10(2) होता है उसको ऐड करते हुए कंप्यूटेड वैल्यू पे आ जाना। रूल नंबर 9 बोलता है कि सर अगर रूल 3, 4, 5, 7, 8 आप नहीं लगा पाए तो बेटा अब रेसिडुअल मेथड बचा है कि रीजनेबल मीन्स लगाते हुए ऑफिसर वैल्यूएशन कर देगा। यहां बोला है वैल्यू डिटरमाइंड यूजिंग रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजन ऑफ रूल ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल इन इंडिया। फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला है अगर आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स का वैल्यू अवेलेबल है
लेकिन दूसरे कंट्री का है तो भी ले सकता है ऑफिसर, रेसिडुअल मेथड अप्लाई करते हुए। सर रेसिडुअल मेथड में बोला है रीजनेबल मींस लेना, किस किस को रीजनेबल मींस नहीं मानते हैं? सर फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू फॉलोइंग शैल नॉट बी द बेसिस, इनको वैल्यूएशन के लिए बेसिस नहीं लिया जाएगा। क्या होता है ये? मार्चोस डी मैंने बोला है मिनिमम कस्टम वैल्यूज कैन नॉट बी अडॉप्टेड। नेक्स्ट आर्बिट्री एंड फिक्टिशियस वैल्यू, आर्बिट्री एंड फिक्टिशियस वैल्यू ऑफिसर नहीं ले सकता। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला मैं कैलकुलेट करूंगा एज पर रूल नंबर 8 नहीं, अपने मर्जी से करूंगा, नहीं कर सकता। सर उसके बाद हेच बोलता है हाईएस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव्स ले लूंगा, नहीं बाबा नहीं कर सकते। ओ बोल रहा है सर सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इन अदर कंट्री, उसका प्राइस ले लूंगा, नहीं ले सकते। एज फॉर सेलिंग प्राइस, सर सेलिंग प्राइस इन इंडिया ऑफ इंडियन गुड्स नहीं ले सकते। डोमेस्टिक मार्केट प्राइस जो एक्सपोर्टर था उसके डोमेस्टिक मार्केट में कितने में बिक रहा है वो ले लूंगा, वो भी आप नहीं ले सकते। ये रेसिडुअरी मेथड जब अडॉप्ट करते हैं तो ये मींस मतलब ये बेसिस नहीं हो सकता वैल्यूएशन का। उसके बाद बोला गया है, मैंने आपको बोला था जो आपने डिक्लेरेशन दिया है उसको ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है। सर जब ऑफिसर रिजेक्ट करेगा क्या क्या कारण से रिजेक्ट कर सकता है? रीजन फॉर प्रॉपर ऑफिसर टू डाउट द डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड वैल्यू, आपका जो डिक्लेयर्ड वैल्यू था उसको ऑफिसर कब कब डाउट कर सकता है? अगर सिग्निफिकेंटली हाई वैल्यू है आइडेंटिकल गुड्स का या सिमिलर गुड्स का, कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट दिया हुआ है इनवॉइस में, स्पेशल डिस्काउंट है या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। सर आपने पैरामीटर जो बोले थे वो मिस डिक्लेयर किए या डिक्लेयर ही नहीं किए, तो इस केस में ऑफिसर आप पे डाउट करेगा और डाउट किया तो वैल्यूएशन रूल लगाते हुए वैल्यू फाइंड आउट कर लेगा। उसके बाद बोला है कि सर समझ लीजिए आपने चारों कंडीशन मीट किए, तो इन्होंने बोला है कि एक काम करना, अगर आपने सारे कंडीशन मीट किए हैं तो सर उस केस में बोला गया है कि रूल नंबर 3(1) बोलता है असेबल वैल्यू जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है सीआईएफ कोई असेबल वैल्यू ले लिया जाएगा, लेकिन रूल 10 के एडजस्टमेंट किए जाएंगे। रूल 10 में यहां शॉर्टकट में लिखा है मैंने एफओबी ले लेना, 10(1) के एडजस्टमेंट करना, 10(2) के एडजस्टमेंट करना एंड यू विल बी डन। अब ये 10(1) एंड 10(2) मैंने यहां शॉर्टकट में लिखे हैं, आपको नेक्स्ट पेज में पढ़ाता हूं। नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा है डिटरमिनेशन ऑफ अस्टेबल वैल्यू। सर कैसे स्टार्ट करेंगे? याद रखना एक्स फैक्ट्री से हमेशा स्टार्ट करना। एक्स फैक्ट्री में क्या करेंगे? फ्रेट इंश्योरेंस वगैरह जो यूएस पोर्ट के वो ऐड करना, फ्री अलोंग साइड शिप आ जाएगा। उसके बाद यूएस में लोडिंग एक्सपेंसेस एक्सपोर्ट ड्यूटी देते हुए एफओबी निकाल लेना। ठीक है सर, एक बार एफओबी आ गया, उसके बाद बोला है 10(1) के एडजस्टमेंट करना। सर ये 10(1) के एडजस्टमेंट क्या होते हैं? रूल नंबर 10 में रूल नंबर 10 सब रूल 1 ए बोला है, ए बी सी डी ई 5 पॉइंट बोले गए हैं जिनके लिए आपको एडजस्टमेंट करना है। ये क्या है? पहला पॉइंट बोलता है द फॉलोइंग इफ इनकर्ड बाय द बायर एंड नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज द प्राइस पेड और पेएबल, आपको ऐड करना पड़ेगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऐड कीजिएगा, ऑल कमीशन इंक्लूडिंग लोकल एजेंट, एक्सपोर्टर्स एजेंट सारे। लेकिन सर याद रखिएगा बाइंग कमीशन इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, बाइंग कमीशन इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है सर। उसके बाद बोला है कॉस्ट ऑफ कंटेनर हमेशा इंक्लूड करना, लेकिन अगर रिटर्नेबल या ड्यूरेबल कंटेनर्स है, ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल कंटेनर जिनको आप रिटर्न कर देते हो, उसको तो इंपोर्ट नहीं किया, रिटर्न कर दिया, तो इसलिए उसके वैल्यू को ऐड मत करना। सर कॉस्ट ऑफ पैकिंग भी ऐड करना है, चाहे पैकिंग के लिए सामने वाले बंदे ने आपसे लेबर चार्जेस लिए हो, मटेरियल चार्जेस लिए हो, दोनों को इंक्लूड कर देना। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला गया है अगर बायर ने कुछ असिस्टेंस दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट और एट रिड्यूस प्राइस, उस वैल्यू को भी इंक्लूड करना। क्या क्या इंक्लूड करेंगे? असिस्टेंस बाय इंपोर्टर टू द सप्लायर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट रिड्यूस प्राइस को भी इंक्लूड किया जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर बायर ने, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, एट द वैल्यू अपोर्शन्ड एज अप्रोप्रिएट, जो मैंने दिया है उसका वैल्यू एक ही कंसाइनमेंट में ऐड मत कर देना, अपोर्शन करते हुए ऐड करना। जब जब जितना जितना कंसाइनमेंट आ रहा है उसमें ऐड होके आते रहेगा। यस सर, ये 5 पॉइंट के लिए अपोर्शन करके ऐड करना है। क्या पॉइंट है? असिस्टेंस बाय इंपोर्टर टू द सप्लायर फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 1, मैंने अगर उसको कोई मटेरियल दिया है, कंपोनेंट पार्ट आइटम दिया है, जो जब इंपोर्ट करूंगा तो इनकॉर्पोरेट होके आएगा आइटम के साथ, इनकॉर्पोरेटेड इन द इंपोर्टेड गुड, तो सर उसका भी आप अपोर्शनमेंट करके वैल्यू में ऐड करना। ठीक है सर। टूल्स, डाइज, मोल्ड, सिमिलर आइटम यूज्ड इन प्रोडक्शन, वो इनकॉर्पोरेट होके नहीं आ रहा है आइटम के साथ, लेकिन उसको यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन में, तो सर उसको भी अपोर्शन करके उसकी वैल्यू को अपोर्शन करके ऐड कर देना।
सर मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन, मैंने कुछ मटेरियल दिया और सर उसको उसने कंज्यूम कर लिया ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, तो उसका भी वैल्यू अपोर्शन करके ऐड करना पड़ेगा। डिजाइन इंजीनियरिंग आर्टवर्क प्लान एंड स्केच विच आर अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया, याद रखिएगा डिजाइन एंड इंजीनियरिंग अंडरटेकन इन इंडिया ऐड नहीं होता, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया, मैंने समझ लीजिए यूके में बोला एक फ्रेंड को डिजाइन करके दे दे, वो अगर दे दिया है उसको ऐड करना पड़ेगा वैल्यू में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। डू नॉट ऐड इफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन वर्क इज अंडरटेकन इन इंडिया, वैल्यू में ऐड नहीं होगा। रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फीस रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स दैट बायर इज रिक्वायर्ड टू पे, वो भी ऐड होगा। ठीक है सर, लेकिन इंक्लूड पेमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट प्रोसेस माइट बी अंडरटेकन आफ्टर इंपोर्ट, लेकिन पेमेंट ट्रेडमार्क रॉयल्टीज लाइसेंस फीस के लिए अगर कोई पेमेंट किया है उसको ऐड कर देना। वैल्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल डिस्पोजल और यूज ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, सर अगर कोई सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड है जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो बेटा उसको भी वैल्यूएशन में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आया ऑल अदर पेमेंट मेड एज ए कंसीडरेशन ऑफ सेल, अगर मैंने कोई भी पेमेंट किया है एज ए कंसीडरेशन ऑफ सेल टू द रीसेलर और थर्ड पार्टी टू सेटिस्फाई द ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर, मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द रिसिपिएंट है तो बेटा उसको भी इंक्लूड कर देना। तो यहां पे आपका एडजस्टेड एफओबी आ जाएगा। याद रखना डिविडेंड्स आर नेवर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड, डिविडेंड इंक्लूड नहीं होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर पेमेंट किया है एज ए कंसीडरेशन ऑफ सेल तो ही वो लास्ट पॉइंट में इंक्लूड होता है, इफ देयर इज नो कंडीशन ऑफ सेल तो सर उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है सर, अब एक बार एडजस्टेड एफओबी आ जाए तो बेटा 10(2) के एडजस्टमेंट करना पड़ता है। 10(2) बोलता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन जो भी कॉस्ट है वो इंक्लूड करना है, एट इंक्लूड मत कीजिएगा। ठीक है सर, तो सर अगर एक्चुअल है तो एक्चुअल ले लेना, अगर एक्चुअल असर्टेनेबल नहीं है, अगर एक्चुअल है तो एक्चुअल ले लेना, एक्चुअल नहीं है तो एडजस्टेड एफओबी का 20% ले लेना। ठीक है सर, उसके बाद बोला है एयर का केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है एयर के केस में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि सर इन केस ऑफ एयर वी कंपेयर करेंगे एक्चुअल एंड 20% को, और जो लोअर होगा वही इंक्लूड किया जाएगा। वेसल वगैरह के केस में कंपेयर नहीं किया जाता, एक्चुअल को एक्चुअली लेते हैं, अगर एक्चुअल नहीं है तो 20% लेते हैं, लेकिन एयर का केस में कंपेयर करते हैं और लोअर लेते हैं। याद रखना सर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस याद रखिएगा एक्चुअल हमेशा लीजिएगा, एक्चुअल है तो एक्चुअल नहीं है तो चाहे कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो 1.125% ऑफ द एडजस्टेड एफओबी लिया जाएगा। और बेटा आ गया आपका असेबल वैल्यू, असेबल वैल्यू इज द सीआईएफ जिसपे आपको कस्टम ड्यूटीज कैलकुलेट करने हैं। यहां देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इज इंक्लूडेड, आफ्टर दैट अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा। सर शिप डेमरेज बार्ज लाइट रेट चार्जेस हमेशा ऐड करना, लेकिन समझ लीजिए आपने 20% लिया है तो बेटा अगर 20% लिया है तो उसमें शिप डेमरेज चार्जेस बार्ज चार्जेस सारे ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, फिर से ऐड मत कीजिएगा। अगर एक्चुअल लिया है तो ऐड कीजिएगा, अगर 20% लिया है तो बेटा उसमें ऐड मत करना। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ओनली इफ transportation charges on actual basis but do not include if calculation done on 20% basis. Do not add, इंडिया में आने के बाद अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसको ऐड मत करना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन टू आईसीडी, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, सर पोर्ट टू आईसीडी, पोर्ट टू सीएफएस, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट एक्सेट्रा, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट चार्ज, एनी अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड पोस्ट ट्रांसपोर्टेशन, एक बार शिप हिट हो गया उसके बाद के एक्सपेंसेस कुछ मत लेना। सर डू नॉट ऐड पोर्ट ड्यूज हैंडलिंग चार्जेस डेमरेज एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, ये सब मत लेना। अगर बाय चांस क्वेश्चन में आपको कंबाइंड एफओबी दे दिया, मतलब एफओबी प्लस इंश्योरेंस अमाउंट कंबाइंड दे दिया है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी 20% ऑफ दैट कंबाइंड अमाउंट। समझ लीजिए आपको दे दिया एफओबी प्लस ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट, तो सर इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट करो, 1.125% ऑफ द कंबाइंड एफओबी ले लेना। एक बात याद रखना, पहले 1% लैंडिंग चार्जेस हुआ करता था, अब 1% लैंडिंग चार्जेस नहीं है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ऊपर आ जाइए, एक बात याद रखिएगा, नेवर स्टार्ट योर आंसर इन द एग्जाम विद सीआईएफ। क्यों सर, क्योंकि जब एयर का केस होता है तो आपको 20% ही मैक्सिमम लेना है
एज योर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो हमेशा एफओबी में आइए, एफओबी से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हुए सीआईएफ में आ जाइएगा। ठीक है सर। नोट, एनी ड्यूटीज टैक्सेस incurred in India do not include, इंडिया के खर्चे मत लेना। सर, सर्विस चार्जेस पेड टू चैनलाइजिंग एजेंट, कभी भी बाइंग कमीशन नहीं होता, इसको हमेशा इंक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद डेमरेज चार्जेस पेड फॉर डिले इन क्लियरिंग, अगर इंडियन पोर्ट पे कोई डेमरेज चार्जेस दिए हैं तो सर नेवर इंक्लूडेड। ओके सर। उसके बाद ये एक लाइन बोला हुआ है कि सर अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट बाय द सेलर, अगर सेलर पोस्ट इंपोर्टेशन कोई एक्टिविटीज कर रहा है उसको भी आप वैल्यू में इंक्लूड मत कीजिएगा। एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जनरली तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज दिस, लेकिन आप जब एग्जाम में 20% कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोगे तो सर याद रखिएगा आईसीए का एजम्पशन यहां पे यही है कि सर यहां से लेके यहां तक का जितना कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस है वो 20% में आ चुका है। ठीक है सर, समझ में आ गया है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ रहा है एक समरी ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड रेट ऑफ एक्सचेंज। सर किस डेट का रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, किस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा? सर रेट ऑफ ड्यूटी एंड रेट ऑफ एक्सचेंज। एक बात याद रखिएगा, रेट ऑफ ड्यूटी का क्लासिफिकेशन मैंने आपको सिखा दिया है, कैसे करेक्ट रेट ऑफ ड्यूटी फाइंड आउट करते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज एग्जाम में बोलेंगे आरबीआई, एसबीआई, इंटरबैंक, ये सब मत लीजिएगा, हमेशा रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी का नोटिफाइड रेट ही लीजिएगा। उसके बाद मैंने बोला है सर समझ लीजिए गुड्स आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन और गुड्स आए हैं बाय वेसल, तो सर आपको हमेशा बिल ऑफ एंट्री, फाइलिंग डेट और एंट्री इन वर्ड व्हिचएवर इज लेटर लेना है। ठीक है सर। अगर शिप से नहीं आए हैं, लैंड रूट से आए हैं या एयर रूट से आए हैं, बिल ऑफ एंट्री, फाइलिंग डेट और अराइवल डेट व्हिचएवर इज लेटर। सर उसके बाद बोला गया है अगर समझ लीजिए आपने गुड्स को वेयरहाउस में डाला है तो पहले फाइल करोगे इनटू बॉन्ड, उसके बाद एक्स बॉन्ड, तो बेटा जो लेटर होता है उसको लेते हैं, तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जो ग्रीन कलर का होता है उसका डेट का रेट ऑफ ड्यूटी लिया जाता है। सर एक्सपोर्ट्स के केस में कौन सा लेते हैं? एक्सपोर्ट के केस में पहले फाइल करोगे शिपिंग बिल, फिर आपको ऑफिसर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देता है, तो कौन सा लेटर है? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लेटर है, तो लेटर इज ऑलवेज टू बी टेकन विच इज लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। कोई और अदर केस है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी लिया जाएगा। उसके बाद बोला है रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेंगे? रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा याद रखिएगा पहले बिल का डेट लिया जाता है, पहला बिल। सर पहला बिल मतलब देख बाबा ये दोनों में बिल कौन सा है, ये बिल है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ये दोनों में बिल कौन सा है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, इसमें भी लेंगे। सर उसके बाद बोला गया है इनटू एंड एक्स, पहला कौन सा होता है? इनटू होता है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का लिया जाता है। उसके बाद शिपिंग बिल एंड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, पहला कौन सा होता है? शिपिंग बिल, तो डेट ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल के डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाता है। एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये प्रोविजन बैगेज, पोस्ट, कोरियर वगैरह पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 19। सर सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 19 इज स्पेशल प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेट ऑफ आर्टिकल्स एंड एक्सेसरीज। समझ लीजिए इंडिया के बाहर से ये सारे आइटम आए हैं तो इनका क्लासिफिकेशन बेसिकली बताया गया है बाय सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 बोलता है सर अगर आर्टिकल्स आए हैं which are liable to duty with reference to quantity, तो बाबा उस रेट पे उस पे ड्यूटी लगा दीजिएगा। चार्जेबल टू दैट ड्यूटी मतलब जो वैल्यू बोला हुआ है, जो ड्यूटी बोला हुआ है वो ड्यूटी लगेगा। सर उसके बाद आर्टिकल्स आर लायबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू वैल्यू एंड लायबल एट सेम रेट। बाबा मैं एक काम करता हूं, इसके लिए आपको क्विकली एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। देखिए यहां पे एवरीवन ओवर हियर नाउ। सर आर्टिकल्स लायबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी अगर बोला है, फॉर एन एग्जांपल ये शेविंग क्रीम ब्रश वगैरह आपने मंगाया है 500 रुपीज में मंगाया है, 10 रुपीज ड्यूटी शेविंग क्रीम पे है, ब्रश पे 20 है, रेजर पे 30 है, शेविंग लोशन पे 40 है, तो बेटा जो ड्यूटी बोला है वो अमाउंट टोटल करके उस रेट पे ड्यूटी लग जाएगा। 500 रुपए के किट पे 100 रुपए का ड्यूटी लगेगा। चलिए सेकंड केस क्या बोल रहा है? आर्टिकल्स लायबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू वैल्यू एंड एट द सेम रेट, मतलब सर सारे आइटम्स पे सेम रेट एप्लीकेबल है तो 500 रुपए के किट पे एक ही रेट लगेगा जो 10% का रेट है। अगर आर्टिकल्स लायबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू वैल्यू एंड लायबल एट डिफरेंट रेट, तो सर क्या ड्यूटी लगेगा?
फॉर एन एग्जांपल 10, 20, 30, 40% एप्लीकेबल है, तो सर इस केस में जो हाईएस्ट रेट है वो लगाना पड़ेगा 500 पे, हाईएस्ट रेट लग जाएगा। ठीक है सर। आर्टिकल्स नॉट लायबल टू ड्यूटी, सर चार्जेबल टू ड्यूटी एट द रेट एट विच liable articles liable to duty with reference to value are liable under clause B। मतलब सर देखिए, आपने इंपोर्ट किया और एक आइटम पे ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारे आइटम पे 10% है, तो बेटा किट पे 500 पे 10% लगा देना, 50 रुपीज आ जाएगा। सर मैंने इंपोर्ट किया, एक आइटम पे ड्यूटी नहीं है, लेकिन बाकी आइटम्स पे 10%, 20%, 30% है, हाईएस्ट लगा दीजिएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सेसरीज, पार्ट्स एंड इंप्लीमेंट्स के बारे में बोला गया है। अगर एक्सेसरीज, पार्ट्स एंड इंप्लीमेंट कंपल्सरी दिया गया है और कोई सेपरेट चार्ज नहीं लिया गया है, तो बेटा जो मेन आर्टिकल पे रेट लग रहा है वही एक्सेसरीज, पार्ट्स वगैरह पे भी लग जाएगा। उसके बाद बोला है अगर एक्सेसरीज साथ में दिया गया है कंपल्सरीली और सेपरेटली चार्ज किया गया है, तो मेन आर्टिकल एंड जो एक्सेसरी है उस पे अपना इंडिविजुअल का रेट लगा दीजिएगा। इफ APIs, accessories, parts and implements are supplied along and no separate charges, कोई separate charge नहीं दिया गया है, ऑप्शनल है, तो बाबा इस केस में मेन आर्टिकल एंड API are chargeable at highest rate। उसके बाद बोला गया है सर API ऑप्शनल है एंड सप्लाइड अलोंग, ऑप्शनली सप्लाइड अलोंग है एंड चार्ज सेपरेटली, तो अगर सेपरेटली चार्ज किया है तो बेटा सेपरेट रेट मतलब रेस्पेक्टिव रेट लगा दीजिएगा। बाबा यहां मैं अपना रिवीजन ऑफ वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स खत्म करता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ए ग्रेडेड चैप्टर, 6 से 8 मार्क कभी कभी पूछ लेते हैं, 6 मार्क तो आते ही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां रिवीजन खत्म होता है ऑफ वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स।